साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें चैप्टर नंबर है 5वां बलों को जाने। इस वीडियो में हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैप्टर में हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। आइए शुरू करते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें। स्तंभ क में दिए गए यहाँ पे बल के मिलान हमें स्तंभ ख के संगत उदाहरण से करना है। पेशीय बल, देखिए पेशीय बल क्या होता है? जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। जो हम बल लगाते हैं अपने हाथों द्वारा किसी वस्तु को उठाने में, ढकेलने में, खींचने में, वही तो होता है पेशीय बल। तो यहाँ पे देखिए इसका होगा कौन सा उचित? ये होगा बच्चे द्वारा अपनी बस्ता स्कूल बैग को उठाना। वो अपने हाथों से ही तो उठाएगा। तो ये हो गया पेशीय बल। दूसरा जो बल है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक अथवा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल। एक चुंबक हो या दूसरा चुंबक हो, जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, वो चुंबकीय बल हो गया। देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल हो जाएगा इसका आखिरी, उत्तर दिशा की ओर इंगित करती हुई दिक्सूचक सुई। पृथ्वी भी क्या है? एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करती है, तभी तो दिखाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक। घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? गति के विपरीत जो बल कार्य करता है वो गति का विरोधी बल को बोलते हैं घर्षण बल। एक क्रिकेट की गेंद सीमा रेखा पर स्पर्श करने से पूर्व रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? घर्षण के द्वारा ही तो रुक जाती है। गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण ही अपनी ओर वस्तु को खींचती है। ठीक। तो पेड़ से फल का गिरना गुरुत्व बल। स्थिर वैद्युत बल। आवेशित दो पिंड हो गए तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किस बल द्वारा? स्थिर वैद्युत बल द्वारा ही आकर्षित करते हैं। ऊनी कपड़े पे जब गुब्बारे से रगड़ देंगे उस पर आवेश आ जाएगा, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हो गया घा। ये हमने मिलान कर दिया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखिए क्या करना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हेतु सदैव एक बल की आवश्यकता होती है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। ठीक। यह कथन जो है यानी किसी गतिशील वस्तु है उसकी चाल यानी स्पीड में दिशा में परिवर्तन करना हो तो सदैव एक असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बाहरी बल की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो सही है। ठीक है, हमें सत्य रखना है। दूसरा है घर्षण के कारण समतल सतह पर लुढ़कती हुई गेंद की चाल में वृद्धि हो सकती है। देखिए यहाँ पे समतल सतह पर लुढ़कती हुई गेंद की चाल में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है? असत्य है। घर्षण के कारण वो क्या होगा? रुकेगा, न कि चाल में वृद्धि होगा। ठीक। घर्षण तो गति का विरोध करता है। तीसरा है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशित वस्तुओं के बीच कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लगता है स्थिर वैद्युत बल, हमने देखा अभी। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है सब्जेक्टिव हमारा। दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया जाए तो क्या होगा? ठीक। रगड़ने पर आपस में पास लाया जाए तो क्या होगा, और जो होगा तो वह क्यों होगा? ठीक है, वो कारण भी हमें बताने हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे दो गुब्बारे हैं। यहाँ पे अभी आवेशित नहीं किया गया है, ऊनी कपड़े में नहीं, इसे नहीं रगड़ा गया है। आवेशित किया गया तो देखिए इस पर आवेश आ गया, एकदम बराबर आवेश आ गया, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। दो गुब्बारे, एक धागा लीजिए और एक ऊनी कपड़ा। दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़िए, उन्हें छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए कि रगड़े हुए गुब्बारों को अपनी उंगलियों से स्पर्श ना करें। तो आप क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि गुब्बारे एक दूसरे को इस प्रकार दूर जाते हैं मानो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हों। ठीक है, तो यही होगा। अब इसका कारण क्या है? देखिए हमने दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से ही रगड़ा, इसका मतलब दोनों में समान आवेश आ चुके हैं, यानी ऋण आवेश समानता जाता है। ठीक है, तो समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण ही तो होगा। असमान आवेश हो, अगर प्लस माइनस हो तो आकर्षण होगा। लेकिन दोनों पे ऋण आवेश आ चुके हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? भागेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? काफ़ी अच्छे से देखिए आपको आंसर इसका कंप्लीट ऐसे करना है। जब दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। और कारण क्या है?
गुब्बारे एक ही प्रकार से आवेशित होने से यानी ऊनी कपड़े से आवेशित होने से समान आवेश प्राप्त कर लिए हैं, अतः समान आवेश ने एक दूसरे को प्रति। देखिए चौथा सवाल क्या है, जब आप जल से भरे ग्लास में एक सिक्के को डालते हैं तो वो डूब जाता है, परंतु जब आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उसमें डालते हैं तो वो तैरता है। व्याख्या की, जिसका कारण क्या है? देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, पानी में कम घनत्व वाली वस्तुएं तैरती हैं। ये आपको लाइन ध्यान रखना है, जिसका घनत्व कम है वो पानी में तैरेगी। सिक्का पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से अधिक होता है और यह गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है। वहीं बड़ी लकड़ी का टुकड़ा बात की जाए तो इसलिए तैरता है क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका घनत्व कम होता है, लकड़ी का घनत्व। तभी तो यहाँ पे कहा गया है कि पानी में कम घनत्व वाली वस्तुएं तैरेगी, इसलिए लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए घनत्व कम होता है, जिससे कि पानी के ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल भी कार्य करता है और उसे थामे रखता है, इसीलिए वो तैर पाता है। इसका कारण यही रहा। आइए शुरू करते हैं पांचवा सवाल इसका। यदि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो धीमी हो जाती है, फिर एक क्षण के लिए विरामावस्था में आ जाती है। आपने फेंका होगा, ये देखा होगा ये परिघटना, और एवं पुनः धरती पे गिर जाती है। गेंद पे लगने वाले बलों का नाम, उसकी दिशाएं बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है ऐसे, ये हो गया धरती, कोई गेंद इसको फेंकी गई, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये कुछ समय के लिए विरामावस्था में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से फेंकी गई, अब देखिए विरामावस्था में आते हैं ये फिर पुनः नीचे की ओर आ जाएगी। तो पहले कौन कौन से बल लगते हैं यहाँ पे, शर्त क्या है? देखिए पहला है ऊपर की ओर गति की कालावर्धि में, जब ऊपर की ओर फेंका गया गति के विपरीत दिशा में जो सीधे बल लगा तो कौन सा बल है? देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, पहले आपको लिखना है गेंद पे लगने वाले बलों का नाम एवं दिशा। पहला ऊपर की ओर गति की कालावर्धि में पहला लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। जब गेंद ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, पेशीय बल से फेंका गया तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा? पृथ्वी इसको खींचेगी नीचे की तरफ। ये चाल के विपरीत दिशा हो गई, जा रही है ऊपर लेकिन चाल के विपरीत दिशा में नीचे लग रहा है बल। और दूसरा बल है वायु, जो है हवा भी है, ये उसको विरोध उत्पन्न कर रही है। ठीक है, उसकी गति की दिशा को कम कर रही है, तो वायु घर्षण भी होगा, वो नीचे की ओर लगा रही है गति का विरोध। ठीक, तो चाल घटता है इसमें, ये बात समझ में आ गई। दूसरे स्टेटमेंट में नीचे की ओर गति की कलावर्धि में, देखिए नीचे की ओर गति की कलावर्धि, जब वो नीचे आ रहा होता है तो नीचे आ रहा है ऐसे, तो किसके वजह से आता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही तो आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, यानी इसमें चाल तो और बढ़ेगा, नीचे आ रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है, यानी उसी वजह से ही तो आ रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, नीचे की ओर चाल बढ़ता है, वायु घर्षण भी लगेगी ऊपर की ओर, तो ये गति का विरोध करेगी। तीसरे स्टेटमेंट में है इसकी सबसे ऊपरी स्थिति पर, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे से नीचे की ओर, तो चाल क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। ठीक, जब रुक जाएगा फिर नीचे गिरेगा तो। ठीक, और वायु घर्षण, जिससे कि जो शून्य अवस्था में जो आ जाता है एक समय, कुछ समय के लिए, तो वायु घर्षण हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हमने तीनों का कर दिया। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। एक गेंद को बिंदु क से छोड़ा जाता है और वह एक नत तल पर और उसके पश्चात एक क्षैतिज पर गति करती है। देखिए यहाँ से क से छोड़ा जाता है, यहाँ इस क्षैतिज हो गई, तो इस तरीके से वो गति करती है। चित्र 5.16 में दर्शाया गया है। यहाँ पे क्षैतिज सतह पर यह बिंदु ख पर विरामावस्था में आ जाती है। ठीक, बिंदु ख पर विरामावस्था में आ जाती है, यहाँ पे विरामावस्था में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है सवाल, एक ऐसी विधि हमें बताना है जिससे कि गेंद को उसी बिंदु क से छोड़ा जाए तो बिंदु ख पर पूर्व यानी यहाँ से पहुँचने से पहले, ठीक, और बिंदु ख के पार करने पर पश्चात विरामावस्था में आ जाए। यानी यहाँ से छोड़ा जाए तो यहाँ पे पहुँचने से पहले यहीं कहीं पे रुक जाए, यानी बीच में यहीं पे रुक जाए। और दूसरा विधि बताना है कि इसके पार कर जाए। ठीक, यहाँ से छोड़ा जाए तो इसको पार करके आगे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। तो चलिए हम बताते हैं विधि।
देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला भाग है इसको खुरदुरा बना देंगे। जब गेंद यहाँ पे आएगी तो घर्षण बढ़ जाएगा, तो ये यहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे करेंगे, खाद से पहले रुके सतह को खुरदुरा बना दें, रेत या मोटे कपड़े की परत बिछा दें जिससे कि घर्षण बढ़ जाए और गेंद जल्दी रुक जाए। और खाद से आगे भेजने के लिए, ठीक है, इससे भी आगे जाने के लिए क्या करेंगे कि सतह को इस पूरे को चिकना बना देंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे जिससे कि घर्षण कम हो जाएगा और गेंद अधिक दूर तक चली जाएगी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 7 नंबर, यदि हम सावधानी न रखें तो चिकनी सतहों जैसे बर्फ़ या पॉलिश की हुई सतह पर क्यों फिसल जाते हैं, समझाएं। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि सामान्यतः सतह पर पैर और ज़मीन के बीच घर्षण बल होता है जो हमें संभाले रखता है, तभी तो हम चल पाते हैं। लेकिन बर्फ़ और पॉलिश की सतह बहुत चिकनी होती है जिससे कि घर्षण बहुत कम हो जाता है, पैर और ज़मीन के बीच घर्षण। तो पर्याप्त घर्षण न मिलने के कारण पैर सतह पर टिक नहीं पाते, हम फिसल जाते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है तो क्या इस पर कोई बल लगाया जा रहा है? आंसर होगा बिल्कुल। यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है तो उस स्थिति पर निश्चित रूप से कोई बल लग रहा है, ठीक, कार्य कर रहा है। असमान गति का अर्थ है कि वस्तु की चाल एवं दिशा दोनों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो बल के प्रभाव से ही किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए लगाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, इसका अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। क्या है सवाल? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के 6वें भाग के समान हो जाता है, इस परिवर्तन के क्या कारण है? क्या वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी के द्रव्यमान के 6वां भाग हो जाएगा? नहीं, भार सिर्फ होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, भार में परिवर्तन के कारण क्या है? भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी ग्रह या उपग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मात्र 6वां भाग है। चूँकि भार सीधे गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। द्रव्यमान की बात की जाए, ये परिवर्तन नहीं होता, ठीक नहीं। वस्तु का द्रव्यमान जो है चंद्रमा और पृथ्वी पर एकदम समान होता है, एग्जैक्ट। द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा है जो किसी स्थान पर नहीं बदलती, केवल भार बदलता है, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग ग्रहों पर, पिंडों पे अलग अलग होता है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है 10 नंबर, समान अमाप और आकृति की भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी 3 वस्तुएं यहाँ पे दी गई हैं, देख पा रहे हैं आप, 1, 2 और 3 यहाँ पे। इसको जल में रखा गया है, ठीक। सवाल देखिए क्या, जैसा चित्र 5.17 में दर्शाया गया, यदि तीनों वस्तुओं को 1, 2 और 3 भार क्रमशः W1, 2, 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, जो ज़्यादा भारी होगा वो पानी में ज़्यादा डूबा होगा। ये देखिए इसका पानी का लेवल यहाँ तक है, ये भाग सिर्फ बचा हुआ, ये पूरा डूबा हुआ है पानी में, इसका मतलब ये भारी है। फिर उसके बाद देखिए इसका इतना भाग बाहर है, ठीक है, तो ये इतना डूबा हुआ है तो ये भारी हो गया और सबसे कम भारी है ये। आंसर हम क्या लगाएंगे? आंसर हम ऐसे लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर, ये दूसरा हो गया। जो वस्तु जितना अधिक गहरी डूबती है तो वो उतना भारी होती है। चित्र में जो वस्तु ए है सबसे अधिक गहरी डूबी है, इसलिए सबसे ऊपरी भाग, और वस्तु 3 सबसे कम डूबी है, इसलिए सबसे हल्की है। इसका देखिए यहाँ पे तक ही दिखाई पड़ता है और इसका सबसे ज़्यादा है और इसका तो इससे थोड़ा सा क्या है, कम है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो समाप्त होता है सेशन हमारा।